क्लास में चर्चा करी थी ऑक्सीकारक गुण की। किसके? ऑक्सीकारक का मतलब क्या होता है? प्रबल ऑक्सीजन उपलब्ध कराने वाला, है ना। तो ओजोन जो होता है एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ऑक्सीजन के लिए क्या करता है? ऑक्सीजन देता है और क्या देता है? नवजात ऑक्सीजन जो देता है यही ऑक्सीकारक, यही लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है। और एक बात और देखो ध्यान, नवजात ऑक्सीजन के कारण ही ओजोन विरंजन गुण प्रदर्शित करता है। ये रंगीन पदार्थों को रंगीन करता है। हमने आपको बताया था पीबीएस, यह पीबीएस माने लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है। और क्या बताया था? आयोडाइड आयन को भी और कुछ बताया। और एक चीज और लिखो, अगला एग्जाम्पल लिख लो। यह सिल्वर को सिल्वर ऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है। इसमें कर देता है। देखो ओजोन जब अपघटित होता है तो क्या क्या बनता है? गैस, ऑक्सीजन गैस बनती है। इसको क्या बोला जाता है? नवजात। क्या? नवजात ऑक्सीजन बोला जाता है। तो जब ओजोन टूटता है तो ऑक्सीजन गैस बनती है और नवजात ऑक्सीजन बनती है। सिल्वर का ये क्या करता है? सिल्वर ऑक्साइड में ऑक्सीकरण कर देता है। बैलेंस कराओ बेटे, यहाँ दो लगा दें, हो गया। ठीक, एक एग्जाम्पल और लिखो। ये आर्सेनिक को आर्सेनिक अम्ल में, यह आर्सेनिक को काय में? आर्सेनिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देती है। यहाँ दो लगा दें, 4 8 5 लगा दें, यहाँ भी 5। चेक करो, 5 दूनी 5 दियो 15 3 18, 4 दूनी 8 और 10 18 हो गया। और एक एग्जाम्पल लिखो, ये फास्फोरस को भी फास्फोरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देती है। यहाँ लेने पड़ेंगे 10 O3। कितने? ओजोन के कितने लेने पड़ेंगे? 10। मिल जाएगा H3PO4 और ऑक्सीजन के भी कितने निकल जाएंगे? 10। अब बैलेंस करा। यहाँ देखो फास्फोरस का कितना है? 4 है, तो यहाँ 4 लगा दें। 4 दियो 12, 6 दूनी 12। इसका नाम क्या है? आर्सेनिक अम्ल ऊपर वाले का, आर्सेनिक नीचे वाले का है फास्फोरिक। देखो P4 प्लस H2O प्लस O3 बन जाएगा H3PO4 प्लस O2। बैलेंस करेंगे तो 6 लग जाएगा जल के आगे, 10 लग जाएगा O3 के आगे, फास्फोरिक के आगे लग जाएगा 4 और O2 के आगे भी लग जाएगा 10। अगला गुण है ओजोन परत का क्षरण। क्या गुण है? ओजोन परत का क्षरण। देखो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, क्या बताया? देखो ध्यान समझो भाई, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होता है NO। ये आपको मिलता है सुपरसोनिक जेट, जो लड़ाकू विमान होते हैं, इनसे क्या निकलती है? कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। क्या नाम है इसका? नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड। कहाँ से मिलती है? सुपरसोनिक जेट से मिलती है। देखो जब ये O3 से मिलती है, किससे मिलती है? तो ये काहे में बदल जाती है? NO2। और यहाँ ऑक्सीजन गैस तो बनेगी, क्योंकि ओजोन जब टूटती है तो ऑक्सीजन गैस बनाती है। और नवजात ऑक्सीजन, जो नवजात ऑक्सीजन है वो NO के साथ मिल करके NO2 बना देती है। तो देखो ऑक्सीजन गैस प्राप्त हुई। तो देखो यहाँ क्या होता है? ओजोन परत धीरे धीरे पतली होने लगी। ओजोन का मतलब O3। यहाँ क्या हो रहा है? ये क्या कर रहा है? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड क्या कर रही है? ओजोन से क्रिया करके NO2 बनाती है और क्या बनाती है? ऑक्सीजन। तो धीरे धीरे ओजोन परत पतली होती चली जाएगी, हो जाएगी। तो यहाँ हम लिख देंगे धीरे धीरे ओजोन परत पतली हो जाती है। और यही देखो आपने सुना होगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी ओजोन परत को क्षरण का काम करते हैं। अगला गुण लिख लीजिए, तीसरा नंबर है विरंजक गुण। क्या बताया?
विरंजक गुण। देखो हमने क्या बताया, ओजोन जब अपघटित होती है तो आपको क्या देती है, ऑक्सीजन गैस और नवजात ऑक्सीजन। इसलिए ये नवजात ऑक्सीजन देने के कारण एक प्रबल ऑक्सीकारक होती है। प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण और नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होने के कारण यह एक विरंजन गुण भी प्रदर्शित करती है। यह पत्ती, हाथी का दांत, आटा, स्टार्च, मोम, कपड़ा आदि को क्या करती है, उनका रंग उड़ा देती है। तो लिख लीजिए, प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण यह विरंजन गुण प्रदर्शित करती है। कौन सा गुण प्रदर्शित करती है? यह कुछ पदार्थों जैसे पत्ती, पत्ती जानते हो, कुछ पदार्थों जैसे पत्ती, मोम, स्टार्च, तेल, कपड़ा आदि का रंग उड़ा देती है। तो यहाँ लिखेंगे रंगीन पदार्थ प्लस नवजात ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा, रंगहीन पदार्थ। अगला लिखिए योगात्मक अभिक्रिया। चौथा गुण है योगात्मक अभिक्रिया। बताएं ओजोन जो है कौन सी अभिक्रियाएं देता है, योगात्मक अभिक्रियाएं। देखो ओजोन क्या करती है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसके साथ या असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों के साथ संयोग करके ये क्या बनाती है, योगात्मक यौगिक बनाती है। क्या बनाती है? और इन यौगिकों का नाम होता है बेटे ओजोनाइड। क्या नाम होता है? क्या समझ में आया? कोई बताएगा? ओजोन असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों से संयोग करके योगात्मक यौगिक बनाती है। इन यौगिकों का नाम होता है ओजोनाइड। क्या नाम होता है? अब देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जानते हो, कोई बताएगा? एल्केन क्या है? संतृप्त है। एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त है। माने बे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध पाया जाता है उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और बे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध या त्रिबंध पाए जाते हैं उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। जब कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जब कार्बन कार्बन परमाणुओं की या ऐसे कहो कार्बन जब अपनी चारों संयोजकताएं एकल बंध के द्वारा पूरी करता है तो वो क्या बनता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जब द्विबंध और त्रिबंध के द्वारा करता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे एक एग्जांपल बताओ, जैसे एथीन या C2H4। देखो बैठो, देखो C2H4 यही तो होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं C2H4 या को नाम है एथलीन। क्या नाम है? और वैसे IUPAC में नाम इसका नाम है एथीन। क्या नाम है? और जब ये किसके साथ क्रिया करती है? ओजोन के साथ। तो क्या होता है, सबसे पहले ये बॉन्ड टूटते हैं। क्या बॉन्ड फ्री हो गए? 2 बॉन्ड फ्री हो गए। देखो इसके 2 बॉन्ड फ्री हो गए, इसके 2 बॉन्ड फ्री हो गए। हो गए? ध्यान समझो, इसके 2 बॉन्ड फ्री हो गए। तो देखो हमने कार्बन के क्या करा, 2 बॉन्ड फ्री कर दे। 2 हाइड्रोजन थे इसके पास, आते कि नहीं आते बताओ? तो 1 बॉन्ड तो जो फ्री हो और 1 बॉन्ड ये फ्री हुआ। यही कंडीशन यहाँ है। एक ये तो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन। 1 बॉन्ड ये फ्री हुआ, 1 बॉन्ड ये फ्री हुआ। तो 3 ऑक्सीजन है। 1 ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा, 1 ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा और 1 ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा। तो ये घर बना लेते हैं, झोपड़ी जैसी संरचना है। इस झोपड़ी जैसी संरचना का क्या नाम है? ओजोनाइड। क्या नाम है? और जब जिंक ऑक्साइड की उपस्थिति में इससे क्रिया कराई जाती है तब ये पहले तो घर बनता है, फिर बाद में ये घर बिगड़ता है। तो जो घर बना हुआ है इसका नाम है ओजोनाइड। और इसका नाम क्या हो जाएगा? पूरा नाम एथीन ओजोनाइड।
क्या नाम हो जाएगा? एथीन ओजोनाइड जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? क्या बताओ? ओजोन असंतृप्त कार्बनिक यौगिक के साथ क्रिया करके या संयोग करके योगात्मक यौगिक जिन्हें ओजोनाइड कहा जाता है। लिख लीजिए, ओजोन असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों से संयोग करके योगात्मक यौगिक बनाती है जिन्हें क्या नाम दिया गया बेटे? जिन्हें ओजोनाइड कहते हैं। जाको नाम बताओ। एथीन। क्या नाम है? और ये ओजोन। हेडिंग डालो, ओजोन की संरचना। देखो, ओजोन की संरचना जो होती है वो कोणीय होती है। कैसी होती है? तो लिखो, ओजोन की संरचना कोणीय होती है। कैसी होती है? कोणीय होती है। देखो, ओजोन जो है, ओजोन में कई ऑक्सीजन उपलब्ध होते हैं? तीन ऑक्सीजन उपलब्ध होते हैं। देखो, इनके बीच में जो कोण बनता है वो 117 कितने का? और ये बॉन्ड की जो लंबाई होती है वो 1.28 एंगस्ट्रॉम या 128 पिकोमीटर। बॉन्ड की लंबाई कितनी होती है? चाहे ये बॉन्ड हो चाहे ये बॉन्ड हो, इनकी लंबाई कितनी है? 128 पिकोमीटर या 1.28। और ये कोण जो बनता है वो कितना बनता है? 117 डिग्री का। ठीक। एक खासियत और होती है इसमें कि ओजोन की संरचना जो है वो अनुनाद संरचना दिखाती है। कैसे? अनुनाद संरचना। अब देखो, एक बात आपको बताते हैं। देखो, यहाँ हम लोग लिखेंगे ओजोन संरचना अनुनाद संरचना प्रदर्शित करती है। ओजोन अणु पहले हो, ओजोन अणु अनुनाद संरचना प्रदर्शित करता है या करती है। देखो, एक चीज तुम्हें सिखाना है। जैसे O3 है, क्या है? ध्यान समझना सब लोग। O3 में आपको पता करना, अगर कह दिया जाए कि इसकी अनुनाद संरचना बनाओ, तो बॉन्ड कैसे पता करोगे? इनके बीच में क्या बॉन्ड लगेंगे, है ना? इसकी रियल संरचना क्या होती है? देखो, ये होती है। क्या होती है? इस तरीके से ये तीन बॉन्ड आए। यहाँ समझो, बहुत बढ़िया तुम्हें तरीका बता रहे हैं। किसी में जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि N2O5 की संरचना बनाइए, तो बॉन्ड आखिर कितने लगे? बॉन्ड निकालने का एक तरीका है हमारे पास, अच्छा था। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए O3 है ना, O3 में संयोजी ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक बताओ। 7 या 8 होता है। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 6। ध्यान समझना, ओजोन का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, इसके बाह्यतम कोष या संयोजी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन पहुंचता है? कितना पहुंचता है? 6 है। तो जो बाह्यतम वाला कोष होता है उसे संयोजी कोष कहा जाता है। तो 6 है। एक ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। तो 3 ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो बाह्यतम कोष वाले इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6। और हैं कितने ऑक्सीजन के? 3। 18 आ गया। ठीक। अब ऑक्टेट भरता कितने से है? 8 से है। जब एक ऑक्सीजन को आखिरी कोष भरने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और हैं कितने? 3। कितने हैं? 3 ऑक्सीजन है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए? 8 3 24। समझ आई कहानी? संयोग जैसे नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। और अब अष्टक कैसे भरा जाता? 8 से। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? 8 3 24। 3 है बाह्यतम कोष, तो 8 3 24। अब क्या करना है? 24 से 18 को माइनस कर दो, कितना बच जाएगा? 6
2 से डिवाइड कर दो, 2 दिया 6, 3 बॉन्ड आ गया। कितना आया? किसी की भी संरचना का बॉन्ड अगर पता करना है तो अब जैसे कोई 2 से नहीं कट रहा है तो क्या करो, उसमें 1 बढ़ा दो, हाँ 1 जोड़ दो। जैसे यहाँ 7 है तो 2 3 6 और 1 और 7 कै बॉन्ड लग जाएंगे? 3 बार गया, 4 बॉन्ड लग जाएंगे। कितने? 4। नहीं समझ में आई? जैसे यहाँ 7 है और 2 3 6, 3 बार तो जा ही रहा, 1 बचा है तो उसके लिए 1 बॉन्ड जोड़ दीजिए, तो कै बॉन्ड लग जाएंगे? 4। अब जैसे एक चीज समझो, N2O5 है। अब क्या मैं संरचना बनेवे कर हमें बॉन्ड पता करवे, और जब बॉन्ड पता हुए तभी तुम लगाए पे हो। तो बॉन्ड पता करने के लिए पहले देखो नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? बायतम कोष में 5, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 5 दूनी 10 हो गया। जाके कितने होते हैं? 6, 5 छक्का 30, 10 40 हुए। अब 5 लोग हैं, देखो आउटर मोस्ट में कितने हैं? 5, तो 5 दूनी 10, आउटर मोस्ट में कितने? 6, 5 छक्का 30। अब टोटल इलेक्ट्रॉन निकालो, 40 हुए पक्का। 8 5 40 हो जाए भैया, अकेले 8 5 40 ये हुई है जाए, और 8 दूनी 16, 40 16 56 आए, तो 56 में से 40 घटाओ, कितने बचे? 16। 2 को भाग दो, कितने बॉन्ड आए? 8 बॉन्ड लगे। चेक कर लो, 2 नाइट्रोजन है, कितने? ऑक्सीजन कितने हैं? 5। 2 हीन दो, 2 हीन दो, 2 हीन दो, 2 हीन दो, 1 हीन दो। बॉन्ड कितने लगे? 8 लगे। 1 2 3 4 5 6 हुए। 1 डबल बॉन्ड ये लगाओ, 1 डबल बॉन्ड ये लगाओ, 8 हुए हैं। और जहाँ डबल बॉन्ड हुए 1 ऑक्सीजन के पास कितने धरे हो? 2। और जहाँ 1 बॉन्ड हुए 1 ऑक्सीजन के वायरल कोर में कितने हो? 6। अपने आप पता चले की पे माइनस है, की पर प्लस है। समझ गए? बढ़िया तरीका है। तो आप अगर आपसे कोई संरचना बनाने का कहेगा, यहाँ भी नहीं, आगे कंपटीशन में जाओगे आपको बीएससी में तो नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की संरचना मिलेगी। यहाँ अभी हटा दिया गया है, लेकिन आगे जाओगे तो एक तरीका नोट कर लो, बिल्कुल बढ़िया तरीका है। पहले क्या देखा जाता है? उसके संयोजी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन सारे निकाल लीजिए। संयोजी कक्षा में ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 6। देखो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 6 हो गया है। ऑक्सीजन कितने? 3, तो 6 दिया 18। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? अष्टक पूरा करने के लिए 8 है, कितने? 3, 8 दिया 24। ज्यादा में से कम को घटाए दो, 24 में से कितने घटाए दियो? 18। कितने मिल जाए? 6 में 2 को भाग दे दो, कितने बॉन्ड आई है? 3। ऐसे जहाँ में बॉन्ड बिल्कुल क्लियर है, कोई संरचना बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो ये क्या करता है? अनुनाद संरचना देता है। हमने आपको अनुनाद संरचना बढ़िया समझाया था। अनुनाद किसी यौगिक के संपूर्ण गुणों को किसी एक संरचना द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। उसके संपूर्ण गुणों को प्रदर्शित करने के लिए उसकी एक से अधिक संरचनाओं की आवश्यकता होती है। बताया था हमने, याद आया? अभी क्लास में जब पढ़ा रहे थे तब बताया था हमने। किसका अनुनाद संरचना बना के दिखाया था? क्लोरोबेंजीन का। किसका? बेंजीन का दिखाया था। बात समझ में आई मेरी? तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ बेटे कितने लिखाने हैं? देखो ऑक्सीजन के बायतम कोष में कितने होते हैं? तो जब आप दिखाओगे यहाँ तो बायतम कोष वाले इलेक्ट्रॉन दिखाओगे, तो जहाँ डबल बॉन्ड लग रहा है वहाँ ऑक्सीजन के आगे आसपास कितने दिखा दो? 4, क्योंकि 2 2 4 और 2 6 हो गए। जहाँ 1 बॉन्ड लगा है वहाँ आप पूरे दिखा दो, 1 2 3 4 5 6 हो गया। जहाँ 3 बॉन्ड ये लगे हुए हैं यहाँ क्या करो? 1 दिखा दो। कितना दिखा दे? 1। अब देखना ऑक्सीजन के आसपास कितना रहता है? 1 2 3 4 5 5 रहते होते कितने? 6। रहने कितने चाहिए? 6। 5 हैं। ध्यान समझना है, ये संरचना भूलना नहीं है आप लोगों को। देखो ऑक्सीजन के आसपास कितने हैं? 1 2 3 4 5। होना कितने चाहिए? 6। इसका मतलब ये है कि इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है। ये कहानी है भाई। होने हमारे पास दिए 6,
चीजें बची कितनी? 5। इसका मतलब क्या हुआ? हमने एक अपना किसी को दिया है, तो जो देता है वो नहीं। अब इसके आसपास गिनो, देखो 6 हैं। 1 2 3 4 5 6 हैं। इन्हें ना तो गाँव से लो ना तो गाँव को दो। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये भी तो है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो देने वाला है वो इधर आया है और जो लेता है वो हो जाएगा। बात समझ में आई? अब इसका ठीक उल्टा इधर बन जाएगा। बन जाएगा। ये यहाँ लिखोगे संयोजी कोष। पहले क्या देखना होगा? संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन, फिर टोटल इलेक्ट्रॉन। अच्छा देखो O2 में कितने बॉन्ड बनेंगे? निकाल के दिखाओ। 6 दूनी 12। आयतन कोष कितने हो? ये देखो पहले मेरी तरफ देखो। 6 दूनी 12 हो, तो हमने 12 लिख ले। और हो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो? नहीं, बात समझो तो पहले। 8 दूनी 16। 16 में से 12 घटाए हो, बचे कितने? 4। देखो बात करे हो तो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड लगाकर आगे बात समझ आई। कर लिया बेटे? है ये कहानी समझ आएगी। पहले तो उसके आयतन कोष वाले इलेक्ट्रॉन सारे करो, कितने हैं टोटल नंबर लिख लो। फिर 8 होता सब में। फिर उनका पूरे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। फिर जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नंबर होता है उसमें से कम नंबर को घटा दीजिए और 2 का भाग कर दीजिए। हटा दें इसे, तो इसकी दूसरी अवनाश संरचना क्या बन जाएगी? देखो यहाँ पर ऑक्सीजन आएगा, ये बॉन्ड अब की बार इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड। ऐसी भी संरचना बन सकती है कि नहीं? यहाँ ऑक्सीजन जहाँ डबल बॉन्ड हो वहाँ 2, यहाँ जहाँ 1 हो वहाँ 6 के 6 दिखा दो। यहाँ कितने दिखा दे? 2। अब देखो 1 2 3 4 5, इतने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, इसलिए इस पर आवेश क्या आ जाएगा? प्लस। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ कितना आ जाएगा? माइनस आ जाएगा इसके, और इस पर कोई आवेश नहीं आएगा। तो ये बना लीजिए। अब इसके उपयोग देख लीजिए। पहला उपयोग देखो ये क्या करता है? विरंजन का काम करता है। किसका? तो पहला उपयोग है विरंजक के रूप में। यह देखो क्या करता है? तेल, जो गाढ़े तेल होते हैं, डार्क आयल होते हैं, और जैसे हाथी डार्क सफेद है, बढ़िया सफेद है, इसका हाथी दांत को भी विरंजन करने, माने इसका भी रंग उड़ाने में किसका उपयोग करा जाता है? ओजोन का। ऐसे ही आपका मोम, आपका आटा सफेद होता है, ऐसे ही आपका स्टार्च, ऐसे ही आपके कपड़े, रंगीन कपड़े जो हैं, इनको सबको क्या कर देता है? यह रंगीन पदार्थों को रंगीन कर देता है। क्या कर देता है? पहला देखो विरंजन के रूप में। देखो विरंजन के रूप में यह है तेल, हाथी दांत, इसके बाद मोम, स्टार्च, आटा, कपड़ों आदि का रंग उड़ा देती है। दूसरा देखो कीटाणुनाशी के रूप में, कीटाणुनाशी के रूप में, तथा जल को रोगाणु रहित बनाने में। तीसरा देखो KMnO4 के उत्पादन में, तथा ऑक्सीकारक के रूप में। चौथा देखिए यह सिल्क जानते हो, कपड़ा होता है सिल्क, यह सिल्क कपूर आदि का भी उत्पादन करती है। उत्पादन करने में यह सिल्क कपूर आदि का भी उत्पादन करने में सहायक होती है। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। क्या बताया पहले बेटे? विरंजक के रूप में यह तेल, हाथी दांत, मोम, स्टार्च, आटा, कपड़ों आदि का रंग उड़ा देती है। दूसरा क्या बताया? कीटाणुनाशी के रूप में जल को रोगाणु रहित बनाने में, KMnO4 के उत्पादन तथा ऑक्सीकारक के रूप में। चौथा क्या बताया? यह सिल्क कपूर आदि भी को या आदि के भी उत्पादन या आदि
का उत्पादन करने में सहायक होती है। ठीक, देखो ये क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा तत्व ऑक्सीजन के साथ सीधे अभिक्रिया नहीं करता है। हमने आपको पहले भी बताया था, क्या है वो, प्लेटिनम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या रखें, पीटी, क्या रहेगा, दूसरा देखो, पहला हो गया, देखो दूसरा बताएं, देखो जब ऑक्सीजन, जब कार्बनिक पदार्थों को जलाया जाता है, जब कार्बनिक पदार्थों को जलाया जाता है, कार्बनिक पदार्थ किन्हें कहा जाता है, वे पदार्थ जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन अवश्य होता है उन्हें कार्बनिक पदार्थ। तो कार्बनिक पदार्थों का जब जब दहन होता है तब तब CO2 और पानी प्राप्त होता है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, लिखो आगे रिएक्शन, उसका उत्तर लिखो पहले का, C2H4 + O2 क्या बन जाएगा, कार्बन डाई ऑक्साइड प्लस H2O। बैलेंस करा दो केवल, यहाँ दो लगा दें और यहाँ भी बस हो जाएगा, 3 ऑक्सीजन का आगे हो गया बैलेंस। समझ आई कहानी, क्या बताया, जब जब कार्बनिक यौगिकों को जलाया जाता है तब तब आपको CO2 और, जैसे हम लोग खाना खाते हैं ग्लूकोज लेते हैं और ग्लूकोज का जब दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और खाना खाने के बाद पसीना आता है तो पानी भी तो बनता है कि नहीं बनता, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी। तो समझ में आया, याद रहेगा हमेशा। दूसरा देखो, एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन से क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या बनेगा, Al2। बैलेंस करो फटाफट, ठीक। जब देखो, जब बताए तुम बताइए जाए, तुम नहीं, हाँ प्रांशु तुम बताओ। O3 एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह क्रिया करती है, क्यों भाई, क्योंकि यह वियोजित हो करके कौन सी लिख रहे हो यहाँ, इसका आंसर क्या रहेगा, नवजात ऑक्सीजन देती है। अब जब क्वेश्चन देखो, ये देखो, यदि O किसमें बदल रहा है, O- बदल रहा है, तो देखो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, निकल रहा है कि अंदर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी, यही होता है भाई। आयनन एंथैल्पी क्या होता है, किसी गैसीय परमाणु की गैसीय अवस्था में किसी इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलने, यही होता है, मालूम है वो आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी का हो, हम आयनन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं। आयनन एंथैल्पी क्या होती है, किसी परमाणु की गैसीय अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है, आयनन एंथैल्पी कहा जाता है। ये बात पक्की है। इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी क्या होता है बेटे, इलेक्ट्रॉन को प्रवेश, तो धातुएं क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में जो एनर्जी रिलीज होगी, जो ऊर्जा उत्सर्जित होगी, उसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी। तो जाकी जो एंथैल्पी देगी है जब -141 है, कितनी है, तो देखो ये तुरंत इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और इसकी अपेक्षा क्या हो रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ये कहानी है, कहानी क्या है, ये ऑक्सीजन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के ऋणावेशित हो रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या हो रहा है, ये तो हमने बताया है। देखने में तो ये लगता है कि ये ज्यादा क्रियाशील है, देखने में क्या बताया, एंथैल्पी के मानों से ऐसा लगता है कि O- स्पीशीज वाले ऑक्साइड अधिक बनेंगे। बेटे ऐसा होता नहीं है, बनना इन्हें ही चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, एक तरफ एक ही लोग रस्सा खींच रहा और फिर 2 लोग आएंगे, तो 2 लोगों की ताकत ज्यादा है कि अकेले एक की, तो आकर्षण किनका ज्यादा है, 2 लोगों का है। यहाँ ये कहानी थोड़ी उल्टी पड़ जाती है।
यहाँ बनने कौन चाहिए? O वाले। बनते कौन से हैं? देखो प्रकृति में कौन है? Na2O, K2O, MgO, ये बनते हैं, ZnO, ये सारे बनते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी संयोजकता कितनी रहती है? -2, और -2 वाले ही ज्यादा बनते हैं। तो यहाँ इसका आंसर क्या रहेगा? एंथैल्पी के मानों से ऐसा लगता है कि O- स्पीशीज वाले ऑक्साइड अधिक बनेंगे, परंतु O2 वाले स्पीशीज वाले ऑक्साइड क्या होता है? देखो इसका आंसर, इसका कारण यह है कि O2- आयन वाले ऑक्साइड में प्रबल विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। यहाँ O- है तो अकेला आकर्षण कर रहा है, वहाँ 2 है तो 2 आकर्षण बल बढ़ जाएगा। क्लियर? आंसर क्लियर हो गया? ठीक, आज की क्लास यही समाप्त हो रही है।